नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। देखिए मेरे साथ कौन है। जी हाँ, आभास मल्दहियार जी हैं। और इनका इंट्रोडक्शन की जरूरत है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है। इनको सब जानते हैं और इनको कितनी क्लैरिटी है हर चीज की। और तो आज हम इनसे बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। किस तरीके से उनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनको एक इमेज दी जा रही है कि वो बड़े सेक्युलर थे। और ये एक नया बुखार चढ़ा है आजकल, लोगों को बीमारी है एक कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या हमारे किंग्स हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत किया है या हिंदूज के लिए बहुत किया है, उनको एक अलग सी लाइट में दिखाया जाता है। सो दैट लोग सोचें कि अरे जब हमारे एंसेस्टर्स ऐसे थे तो हम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हम सनातन धर्म की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। तो नमस्कार आभास जी। नमस्कार। प्लेजर टू बी हियर। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप अग्री कर गए इंटरव्यू देने के लिए, और एक बार ही आपको मैसेज किया और आपने हाँ कह दी। आभास जी, आप मुझे थोड़ा बहुत शिवाजी महाराज जी के बारे में बताइए, जो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। तो शिवाजी महाराज की जहाँ तक बात आती है तो पहले जितने भी हिस्टोरिकल फिगर्स रहे हैं, चाहे आप अशोक के टाइम से पिक करना शुरू कीजिए या फिर उसके बाद गुप्ता रेन में आ जाइए या हेंस फोर्थ जितना भी हम आगे जाते जाएंगे, कंटिन्यूटिल शिवाजी महाराज एंड आगे भी। सो कहीं ना कहीं एक कोशिश हमेशा ये रही है कि हम अपने हिस्टोरिकल फिगर्स को एक वेस्टर्न रोल मॉडल में हमेशा ढालने की कोशिश करते हैं। जी। और उसका कारण ये है कि ये जो हिस्टोरिकल फिगर्स है ये नियर पास्ट में नहीं है। जैसे सावरकर है, उनके खिलाफ ये तरह तरह की बातें कर सकते हैं कि वो नियर पास्ट में है। जो रह करके चले गए उस समय का मोरल ऑर्डर जो था, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट या जिस तरह से लोग अपने जीवन व्यतीत करते थे, काफी अलग था। तो उन लोगों ने जितनी भी क्रियाएं कर दी, जितने भी कार्य कर दिए हैं, उनको उन पे कालिक पोतना आसान नहीं है। चाहे वो शिवाजी महाराज हो या फिर महाराणा प्रताप हो या फिर, लेकिन सावरकर के ऊपर कीचड़ उछालना काफी आसान है क्योंकि वो हाँ। नियर पास्ट में है। और ये बहुत कुछ हो जाता है, ये कहीं ना कहीं लड़ाई आ जाती है कांग्रेस और संघ के बीच में, और वहां पे ये अपनी पॉलिटिक्स खेल जाते हैं। लेकिन शिवाजी जैसे छत्रपति शिवाजी जैसे कैरेक्टर को के ऊपर कालिख पोतना, इट्स मतलब आप सूरज पे कीचड़ फेंक रहे हो उसके समान बात हो गई, या फिर आप अगर ऊपर थूकेंगे थूक आपके ऊपर ही गिरेगा। जी। सो इस कारण से कहीं ना कहीं उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को तो ये डिनाई कर नहीं सकते हैं। अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को डिनाई कर नहीं सकते तो उसमें ये एक नया प्रपंच लेकर के आते हैं। वो ये है कि इसको वेस्टर्न रोल मॉडल में ढालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम वेस्टर्न रोल मॉडल की बात करते हैं तो उसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे एक लिबरलिज्म अगर कोई सर्च करेगा तो लिबरलिज्म के जो ऑर्डर्स आ जाते हैं, वन हु इज बिलीव्स इन इक्वालिटी, वन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, वन हु बिलीव्स इन फ्री स्पीच, इस तरह की बातें, और उस ब्रैकेट में हम डालने की कोशिश करते हैं। और उसमें सेक्युलरिज्म एक वर्ड जो है हमेशा उभर करके आता है। लेकिन शिवाजी महाराज की जो कहानी है वो इन सब वेस्टर्न रोल मॉडल से बहुत अलग है। और वो होगी भी क्योंकि कहानी तो भारत की है। और ये वो पीरियड था, शिवाजी उस पीरियड में रह रहे हैं जब वेस्टर्नर्स के पास उनके लिए सही कैलेंडर भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सो दे वर सो बैकवर्ड। और इस वजह से कई बार शिवाजी के डेटिंग की भी जब हम बात करेंगे, जो डेट में जो कंफ्यूजन आता है वेदर ये 19 तारीख को है या फिर, तो इट्स बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन बिटवीन द ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बाद में अडेप्ट किया गया, और जब कहानी लिखी जा रही थी उनके बारे में तो उस वक्त कैलेंडर कुछ और था। और खैर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपने आप में भी सही नहीं है, उसके भी काफी एरर्स हैं, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन हमेशा से वेस्टर्न मॉडल में ढालने की कोशिश किया जा रहा था शिवाजी को। लेकिन शिवाजी उस, जैसे मैं बता रहा था, शिवाजी उस पीरियड में रह रहे हैं जब वेस्टर्नर्स काफी पीछे हैं। और उनके जो रोल मॉडल्स हैं, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गई या फिर लिबरलिज्म, ये सब का बुखार उस वक्त चढ़ रहा है वेस्ट में। अब लोग समझने, क्योंकि जितनी भी गलतियां उन्होंने कर ली है, जैसे नथिंग अगेंस्ट एनी लैंग्वेज और फॉर दैट, जैसे वो कहावत है कि 100 चूहे खा के हज को चले, उसी तरह से वो सारी भरी पूर्ति करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में वो जो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल जो सामने उभर करके आता है वो सेक्युलरिज्म है। लेकिन शिवाजी किस हालात में बड़े हो रहे हैं? अब शिवाजी के जिंदगी में उनकी माँ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमेशा बात लोग शिवाजी की करते हैं लेकिन राजमाता को भूल जाते हैं।
तो राजमाता जो कहा जाता है कि जितनी भी कहानी हम सुनते हैं मराठी प्राइमरी सोर्सेस से, उन सब के अनुसार जो शिवाजी का जो स्वराज्य का जो आइडिया आया था, ये उनको अपनी माँ के थ्रू ही मिला था। उनकी माँ ने जब उनको हमेशा वो जैसा कहा जाता है कि रामायण महाभारत की बात होती थी, कल्चर की ट्रेडिशंस की बात हमेशा उनके लाइफ में रहता था। और लाइफ वाज नॉट सो सिंपल। अब उन्होंने नॉन कल्टिवेटिव एक जंगल जैसे जगह को काफी जीवित कर दिया था जब वो व्हेन दे केम टू, जब उनके फादर का वाज इन बैंगलोर और वो इधर आकर के रहना शुरू करते हैं। सो उन राजमाता का पूरा कंट्रीब्यूशन था उस पहले जहाँ पे वो रहना शुरू करते हैं उस जगह को एक लिवेबल प्लेस बनाना। उसके बाद काफी ट्रेजिक लाइफ थी क्योंकि फैमिली में इतने डेथ्स हो चुके थे, इतने लोगों को, दे वर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द काइंड ऑफ शाहीज विच एग्जिस्टेड। उस समय भारत का हालत ऐसा था कि मुगल एम्पायर डेक्कन के ऊपर था। मुगल या टिमुरिड एक्चुअली सही वर्ड है, मुगल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और इस तरफ आदिल शाही है, निजाम शाहीज है। तो और यहाँ पे मराठास अभी का राइज ऑन पावर हुआ नहीं है, और ही इज स्टिल, हिज फादर इज वर्किंग फॉर द हिज फादर इज स्टिल वर्किंग फॉर द शाहीज नाउ। बट यहाँ पे ऐसे हालात में ही इज अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। वो फ्रीडम का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, वो स्वराज्य का महत्व समझ रहे हैं। और चूंकि अफजल खान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट चैप्टर आता है कि अफजल खान जो शिवाजी ने मारा था, तो वो इंसिडेंट्स काफी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, हमेशा उसके बारे में बात होती है। लेकिन अफजल खान को मार करके उसके सर को क्यों उनकी माता के पास लेकर के आया था, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्योंकि ये इट वाज मोर लाइक अ रिवेंज जो शिवाजी ने पूरा किया था। तो अब शिवाजी के बारे में तरह तरह की बातें होती है, जैसे उनको माउंटेन रैट भी कहा जाता था। हाँ, वही मेरे से आपसे यही सवाल है। मेरे को आप ये 6-7 चीजों का जवाब दीजिए। जैसे एक बहुत there's lot of messaging going around that शिवाजी इज सेक्युलर। yes. तो फिर सेकंड हम उनके माउंटेन रैट की बात करेंगे, तो वाज ही रियली सेक्युलर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज पहली बात तो यह है कि सेक्युलरिज्म बोल करके आइडिया एग्जिस्ट करता ही नहीं था उस वक्त। And to be very fair to the Timburids or the Aurangzeb as well, everyone was caring for their religion. I will be very honest about it. और जितने भी हिंदू राजा थे, जो ये दो तरह के हिंदू राजा हुआ करते थे, या तो आप लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो। जब लड़ रहे हो तो आप धर्म के लिए ही लड़ रहे हो, क्योंकि और कोई मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था नहीं उस तरह से। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द जियो पॉलिटिक्स। आप राजा हो तो मिल करके मनसबदार बन करके, या फिर दो तरह की चीजों, मनसबदार और जागीरदार बनाए जाते थे, तो आप बन करके अपनी जीवन उसी तरह से रॉयल्टी के साथ बिता सकते थे। जी लो, हाँ। लेकिन जब आप फाइट कर रहे हो तो फाइट करने का रीजन है, इट्स डेफिनेटली योर धर्म। और लाइक एनी अदर किंग्स बिफोर शिवाजी, जैसे ये तो राजपूत वॉरियर्स थे और एनीवन एल्स, शिवाजी वाज आल्सो फाइटिंग वेरी मच फॉर द रिलीजन। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है, इनफैक्ट अफजल खान ने शिवाजी को बोला कि आपने तो कल्याण और भिवंडी में सारे यवनों के मस्जिद गिरा दिए हैं, और आपके वजह से इस्लाम का नुकसान हो रहा है। एंड ही असर्ट्स इट, ही इज द एनिमी ऑफ शिवाजी, एंड ही इज सेइंग कि आपने इस्लाम का नुकसान कर दिया है। अब और सेक्युलर शिवाजी को बनाने के लिए ये 2-3 हथकंडे अपनाते हैं। एक हथकंडा ये है कि उन्होंने जो लेटर लिखा है औरंगजेब को जजिया टैक्स को हटाने के लिए, उसमें ही इज प्रेजिंग अकबर। तो अकबर को अगर प्रेज करने से इतनी आप मतलब अगर वो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन ये डिफाइन कर सकता है कि शिवाजी सेक्युलर हैं, तो वैसे में क्या गांधी जी ने जब हिटलर को लेटर लिखा था, माय डियर फ्रेंड हिटलर ऐसे एड्रेस करके, तो डज इट मीन दैट गांधी जी वाज अ नाजी, नाजी हो गए वो, या फिर फासिस्ट हो गए? क्योंकि ये जो डिप्लोमेसी है, और जो इट वाज अ डिप्लोमेटिक लेटर जो उन्होंने औरंगजेब को लिखा था,
और उसमें कहीं पे भी सेक्युलरिज्म वी शुड नॉट, अब जैसे मोदी जी भी अगर कुछ चिट्ठी लिख रहे हैं किसी को, या कोई भी पॉलिटिशियन अगर किसी को दूसरे पॉलिटिशियन को चिट्ठी लिख रहा है, वो डिप्लोमेटिकली चीजों को, वहां पर्पस था जिजिया टैक्स को हटाना, पर्पस ये नहीं था दिखाना कि मुझे कितना नफरत है इस्लाम से, या फिर मुझे कितना प्रॉब्लम है तुम आपके पूर्वजों से, ऐसा कुछ नहीं था। पर्पस वाज टू रिमूव द जिजिया टैक्स, ये टैक्स। जिजिया टैक्स। तो ऐसे में तो ये सवाल भी नहीं उठना चाहिए कि और दूसरा सेक्युलरिज्म का ये लोग हमेशा जो ताना मारते हैं, उसका रीजन ये है कि उनके आर्मी में बड़े बहुत सारे मुसलमान लोग थे, नहीं। हाँ, ये भी मैंने सुना है, हाँ, ये भी आजकल बहुत बोल रहे हैं। तो ऐसा, अब सब पहली बात ये समझना जरूरी है कि हाँ, शिवाजी को अंदर से कुछ ग्रज नहीं है किसी के खिलाफ, ही इज नॉट हैविंग कि आज तो मैं, हेट्रेड और एनीथिंग, हाँ। हाँ वैसा नहीं है, बट प्रॉब्लम ये था, इट वाज he believed in a concept of an eye for an eye. He हाँ। didn't believe that this will make the world blind. So it was more like that, and in fact it's very well attested in उनके the जो book. चीफ थे, उनके जो चीफ थे वो एक अरब डिसेंट के थे, ऐसा Yes, कुछ। yes, yes. So actually वो कहानी ऐसी जाती है कि जब वो नेवल when he started exploring into the navy, तो we wanted to, वो मराठास को काफी परिपक्व बनाना चाहते थे नेवल अफेयर्स में। तो वो सिखाने के लिए दौलत खान जो थे वो लीड कर रहे थे। दौलत खान थे, फिर उसके बाद नूर खान बेग थे, जो कि बाद में जाकर के, उनके बारे में बाद में भी उनकी जिक्र नहीं होती है। फिर देयर वाज अ मैन नेम दरिया सिंह, जिसको इनफैक्ट शिवाजी के तरफ से मराठास की तरफ से अरेस्ट किया गया था। और इनफैक्ट एक बार दौलत खान से ये लोग सारी कुछ सीख लिए थे। उसके बाद देयर वाज एवरीवन माइट बी अवेयर अबाउट अंग्रेजी, और अंग्रेजी और धुला, they were the two people who led the whole mantle of the naval forces of Maratha. So it was more to learn कि how the things work. और आप ये नहीं बोल सकते हो कि when there is a battle, when there is a war, so you always focus on the strategy and everything has got priority and the level. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो टर्किक है या अरब है या मुसलमान है तो वो हमारे आर्मी में अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको अभी उससे कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो। और ये मान के तो बिल्कुल नहीं चलना होगा कि 70, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि भारत में नेवल एक्सपेडिशंस के काफी कुछ थे पास्ट में, वी वर वेरी स्ट्रांग इन इट। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो 17th सेंचुरी का ये एरा है, 17 सेंचुरी का, उसमें भी हम उतनी परिपक्व थे। देयर वर मेनी थिंग व्हिच वर लॉस्ट, वी सर्टेनली वे आर नॉट दैट ग्रेट, एंड द मराठास वे आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन इट। और जब हम ये बोलते हैं कि शिवाजी को कई लोग इस बात का भी क्रेडिट देते हैं कि ही इज अ फादर ऑफ इंडियन नेवी, ऑफ कोर्स हिज limits were much more lesser than the Cholas, right? But despite that, ये this also needs to be considered as a strategy कि अगर उन्होंने दौलत खान को वहां पे रखा, it was more of a strategy। और जैसे एक बंदे की हमेशा बात होती है, सिद्दी हिलाल। सिद्दी हिलाल इज ऑलवेज देयर इन पिक्चर। तो सिद्दी हिलाल क्या थे, ये खेलोजी भोसले जो थे उनके लिए वो कृत पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए। इट वाज मोर लाइक दैट, एंड ही वाज सो, एंड ही वाज नॉट कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। उसके जो रीजंस बहुत सारे जो व्हिच आई केम अक्रॉस, वन रीजन वाज दैट there was not a very systematic process to bring someone back to the Hindu fold। अगर वो हिंदू बॉर्न होकर के इस्लाम, मतलब ही इज बॉर्न अ मुस्लिम, सो देयर वर नॉट सच प्रोविजन एज फार एज द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई हैव कम अक्रॉस। और इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा था, ही बिलीव्ड इन एन आई फॉर एन आई कॉन्सेप्ट। सो देयर इज अ फॉरेन ट्रैवलर राइट्स अबाउट इट, एंड उनका कहना है कि ही सॉ इट बाय हिज आईज दैट शिवाजी लिटरली यूज्ड टू स्लॉटर द pigs in the mosque to reciprocate that the slaughter of the cow if you are doing it, so I will slaughter the pig. So his concept was that I will pay you back in the same check। yeah, so it will not be a different। and जहां तक सेक्युलरिज्म का बात है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर लिखा था राजा जय सिंह को। so it happened before the treaty of what is that treaty from it was signed in 1660, but he wrote this letter in 1665 to Jai Singh, and so where he's very clear that see, you are a Hindu, and so when this secularist will write about this letter, they will say that Shivaji was trying to play a Hindu card with Jai Singh against Aurangzeb। It becomes very interesting because he is Hindu, he will
think about the Hinduism. What is your problem? Do you say that Aurangzeb or the Mughals or Timurs were always playing the Islamic card, which they were always doing? Yeah. As I said, that every ruler of that period was worried and caring for his own faith system. No one was secular as the Western model. कोई भी सेक्युलर नहीं था. तो वहां पे वो उसको बोलते हैं कि तुम औरंगजेब के साथ क्या कर रहे हो? You come by my side, you fight as a Hindu, because it's a strategy of Aurangzeb to bring Hindu sword against the Hindu sword. And there's a very interesting line where he says that my sword my sword is only thirsty for the, this is the word, the Mussalman blood. He has written it over there. Now further says that I want to remove the Islam and its influence from the Deccan. He's very clear about it. He wants to wipe out Mohammedanism. Now, तो इन्हीं को उनको फिर माउंटेन रॉट क्यों कहा जाता है? माउंटेन see, it can be taken as a credit, and also, you know, as outright, it can also be seen as a abuse if people are not much aware about the context. Mountain rat कहने का एक सबसे बड़ा जो reason था that he was very well aware about the topographies, and his forts used to be also located in the very up on the hilly areas as well. So because he was living in those systems, and he was so well about the geography, the geology, the topography of it. Okay. So the way he did his guerrilla warfare, it was like that, how the rat, you know, just goes and he's aware about all the holes into the mountains. He will just do it. So I don't see it much of as an abuse personally, because it was, of course, when Aurangzeb gave that slur, it was more like that he's trying to demean Shivaji Maharaj. But there was a period when even term Hindu was used as a demeaning word in the mid eras. Yeah, so it doesn't mean that I will start taking this word in a negative connotation. It was not the case at all. So, and like जैसे उनको बोलते हैं कि शिवाजी महाराज बहुत कास्टिज्म में बिलीव करते थे, वो ब्राह्मण्स को ज्यादा नर्चर करते थे, और उन्होंने जिस तरीके से काशी में ब्राह्मण्स को ऑनर किया ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन, तो क्या वो कास्टिज्म में बिलीव करते, जातिवाद में बिलीव करते? So as far as Swaraj is concerned, there is no instances whatsoever. If one wants to find some, जैसे जो primary source भी जो लिखे जाते थे Maratha period में, they were the Bakers who used to scribe about the whole Maratha reign. लेकिन जब there was a period when जब the accession for the throne के जब शिवाजी के डेथ के बाद बात आई, तो there was a conspiracy where संभाजी महाराज के खिलाफ काफी conspiracy उनकी step mother कर रही थी, and it was not. So there were a lot of text which was written so much against Sambhaji, right? So it will demean him, it will just show a very different picture altogether. ऐसा बहुत कुछ हुआ है. लेकिन even those text जो primary text हैं, they say nothing bad about Shivaji in terms of whether he is really practicing a caste discrimination, because there were so many Mahars into his army. They are full of it. There were fishermen who were in his army. There were people from all the class who were part of his army. And as far as honoring the Brahmin is concerned, still, जैसा मेरा जो बचपन जाता है, और बचपन का, I was a communist for a quite a bit of part of my life. लेकिन when I go back to my childhood, दादी हमेशा यही बताती थी कि ब्राह्मण घर में आए हैं, उनका पैर छुओ. That's how the practice is still at my home. So ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा it has been someone जो knowledge देने वाला है, and he's our medium between the DT and us. He's a medium between us. So we always honor them for that, right? अब वैसे Brahmins live their life by taking the dan. That's how they are not supposed to take the weapon. So there's a reason why Brahmins were honored, and rightfully Shivaji did so, and there was nothing wrong in it. And and he did no caste discrimination. In fact, he had no discrimination even against the Muslims that way. He was clear that eye for an eye. जो तुम मेरे साथ करोगे, हाँ. Exactly. Give respect, take respect. हाँ. Yes, and the Muslims, and that letter to Jai Singh only, he talks about that I don't want the suppression by the Muslims. I don't want them to be supremacist. So he's very clear on this as well. तो उन्होंने सूरत और बंगाल में भी अटैक क्यों किया?
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए यहाँ पे सूरत और बंगाल के अटैक्स के बारे में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो सूरत बंगाल और इनफैक्ट शिवाजी के बाद का भी जो मराठा पीरियड है, और इसको टीपू के साथ कोलैड करके हमेशा पढ़ने की कोशिश किया जाता है। सो वन पॉइंट वाज वेरी क्लियर दैट शिवाजी वाज सर्टेनली लुकिंग टू एक्सपैंड एंड expand for the Hindu स्वराज्य। The expansion was all about the हिंदवी स्वराज्य। और हिंदू स्वराज्य का मतलब ये था कि ये सेल्फ रूल है और ये हिंदुओं का शासन रहेगा। और जो सेटअप था पूरे देश का उस वक्त, ऊपर में मुगल्स बैठे हुए हैं एंड नीचे में इधर आदिल शाही, निजाम शाही एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड ही वांट्स टू, देयर इज अ होल, एंड व्हाट द मुगल्स यूज्ड टू डू, मुगल्स के मनसबदार और जागीरदार होते थे जो पूरे हर जगह पे they are kind of capturing the play, they are the owner of those places, and the और मनसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में अगर लोग समझना चाहेंगे तो they literally had their own army, उनकी पूरी कैवलरीज होती थी, the very powerful army, पूरे आर्मरी वगैरह पहन करके, and that was a very strong factor which was even making people live the life of the fear. So the power and the realm of Hinduism was completely diminished in these areas. That's very clear. And also at the same time, जब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें प्रॉब्लम वहां नहीं आता है कि अटैक क्यों किया। प्रॉब्लम ये आता है कि the Hindus were plundered, the temples were demolished, जिस तरह के नैरेटिव आते हैं, and the loot which was the loot word which is very commonly used. Shivaji, the Maratha army looted the things, but there's a term called Pindaris, which not many people are aware about. So this is something which people must know, that Pindaris were the people who were the mercenaries who were hired not only by the Marathas but also by the Mughals, and they had this, they were let go, that the place which has been which you have defeated, they were let loose, and they had this, they were like a Tiddi Sena, that they will just ravish it completely. And similar thing had happened, in fact, in the Sringeri Mutt case as well. It's happening a bit during the Tipu's era. So when this and this is, I am highlighting this because this is the case which is generally used to demean the whole acts of the Marathas and build a case that they were no different than the other plunderers. They were also ravishing so they were the Pindaris who were doing it. And in Sringeri we have a specific case, so that's why again I'm highlighting it, that the Maratha Peshwa literally wrote the letter back to the Shankaracharya, mentioning that he is gonna वो पूरे चीज का compensation करेंगे, and he will also take care that the people who have done go punished. And these acts were not done by the instruction of the Maratha ruler in general. ये उनके तरफ से नहीं होता था। चाहे जितने भी plunders हुए, it was not based on the Maratha per se. It was all because this was the nature of those mercenaries जिसको आपने hire कर रखा है, they are plundering it. So मराठास ने जहां पे भी अटैक किया, जैसे बंगाल और उड़ीसा का कलिंगा की बात हमेशा से आती है, लेकिन वहां पे भी जो प्लंडर हुआ था, it was done by the mercenaries and there was nothing against the people as such. मतलब मराठास के लिए वैसा कुछ भी नहीं था। ये शिवाजी अटैक के बियॉन्ड क्यों नहीं गए? One thing was very clear, that he started feeling ill as well. That was and in fact the people who deal with the history of Shivaji, they will know that he died of like as per the British record, he died out of the blood vomiting. The blood had come out, so he was literally not keeping well, and but his mantle was certainly taken ahead by the people who went ahead, and we never crossed Attock because that was there was a certain factor. I do have a certain very clear belief that there was one very clear idea of what we call as the Akhand Bharat or the Hindvi Swarajya. So Hindvi Swaraj was nothing but imagination what we are giving to the Akhand Bharat. It was more on that line, that and of course from this side it was Attock to Kotok, but maybe that on the eastern part he might have. So it was more that he was expanding and expanding, but yes, after the whole expansion was
completely curtailed finally. In fact, the Battle of Panipat had started turning the tide a bit, but again, the Battle of Panipat was also avenged. Not people talk about the Battle of Panipat, लेकिन Battle of Panipat का भी बदला लिया गया था 10 साल के बाद. Literally, the person जो was the main perpetrator, उसके टॉम को उन्होंने जाकर के तोड़ दिया था, डेसिकेट किया था. दे ब्रॉट इन 40 लाख ऑफ रुपीस, सारे वेपन्स वगैरह सब कुछ को लूटा गया था. और बट या द ट्रूथ इज दैट विथ ईस्ट इंडिया कंपनी कमिंग इनटू द पिक्चर, एंग्लो मराठा वॉर्स होने शुरू हो गए थे. और उसके बाद फाइनली 1803 or something when from the Scindia the Delhi was lost. So basically the British took the India from Delhi from the Marathas, not from the Mughals as we are told. थैंक यू सो मच आभास जी. आई होप ये लोग, मैंने ये वीडियो तभी बनाई थी, मतलब बोला था कि आपको कि आप इंटरव्यू दीजिए और थोड़ी क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में इतना कुछ नया नया फैला रहे हैं लोग. तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपने क्लियर करी, बहुत आसान शब्दों में आपने समझा दिया. थैंक यू सो मच आभास. थैंक यू. नमस्ते.